वायु परिवहन के बारे में। वायु परिवहन परिवहन का तीव्रतम साधन है, यानी तेज चलने वाला, परंतु यह अत्यंत महंगा भी है। तीव्रगामी होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा के लिए यात्री इसे वरीयता देते हैं। इसके द्वारा मूल्यवान जहाजी वायुयानों के निर्माण तथा उसकी कार्यप्रणाली के लिए अत्यधिक व्यवस्थित अवस्थात्मक सुविधाएं, विमानशाला, भूमि पर उतरने, ईंधन तथा रखरखाव की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। हवाई पत्तनों का निर्माण भी अत्यधिक खर्चीला है और उन्हीं देशों में जहां अत्यधिक औद्योगिकरण एवं अधिक संख्या में यातायात उपलब्ध है, इसका विकास हुआ है। वर्तमान समय में विश्व के कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक दूरी पर नहीं है। यह चौंकाने वाला तथ्य उन लोगों के कारण संभव हुआ जो वायुयान बनाते और उड़ाते हैं। वर्षों और महीनों के स्थान पर वायु मार्ग द्वारा की गई यात्रा को अब घंटों और मिनटों में मापा जा सकता है। जहां एक महीने लगते थे जाने में, अब सिर्फ घंटे लगते हैं। विश्व के अनेक भागों में नित्य वायु सेवाएं उपलब्ध हैं। यद्यपि ट्रेन का वाणिज्यिक वायु परिवहन का प्रयोग अनुकरणीय है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुख्य रूप से युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का विकास किया है। आज 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइनें विश्व के विभिन्न भागों में नियमित सेवाएं प्रदान करती हैं। हाल ही में हुए विकास वायु परिवहन के भविष्य के मार्ग को बदल सकते हैं और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी का 3.5 घंटे में समय तय कर लेते हैं। आंतरिक महाद्वीपीय वायु मार्ग, पहला नंबर। उत्तरी गोलार्ध में आंतरिक महाद्वीपीय वायु मार्ग की एक सुस्पष्ट पूर्वी पश्चिमी पट्टी है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी पूर्वी एशिया में वायु मार्गों का सघन जाल पाया जाता है। विश्व के कुल वायु मार्गों के 60% भाग का प्रयोग अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। यानी सबसे ज़्यादा विकसित कहाँ पर है वायु मार्ग? संयुक्त राज्य अमेरिका में। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, शिकागो नोडीय बिंदु हैं जहां अभिसरित होते हैं अथवा सभी महाद्वीपों की ओर से विकसित होते हैं, वितरित होते हैं। अफ्रीका, रूस के एशियाई भाग और दक्षिण अमेरिका में वायु सेवाओं का अभाव है। दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य अपेक्षाकृत विरल जनसंख्या, सीमित स्थलखंड और आर्थिक विकास के कारण सीमित वायु सेवाएं उपलब्ध हैं। कहाँ पर? अफ्रीका, रूस और एशिया में कम हुआ है वायुयान का विकास, वायु मार्गों का, क्योंकि यहाँ पर उतनी जनसंख्या, मतलब उतना आर्थिक दृष्टि से संपन्नता नहीं है। अब जानेंगे पाइपलाइन के बारे में। जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसी तरल और गैसीय पदार्थों के अबाधित प्रवाह और परिवहन के लिए पाइपलाइनों को उपयोग में लाया गया है। इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है। पाइपलाइनों के द्वारा जल की पूर्ति से हम सभी परिचित हैं, पहले से होती आ रही है। विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस LPG की पूर्ति पाइपलाइनों द्वारा की जाने लगी है। पाइपलाइनों का प्रयोग तरलीकृत कोयले के परिवहन, कोयले को भी तरल करके भेजा जाने लगा है। न्यूजीलैंड से फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध को भी पाइपलाइनों द्वारा भेजा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादक क्षेत्रों और उपभोग क्षेत्रों के बीच तेल पाइपलाइनों का सघन जाल पाया जाता है। बिग इंच ऐसी ही एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुएं से उत्तर पूर्वी राज्यों में
तेल ले जाती है। आपको वह पूछा जाएगा बिग इंच क्या है, तो तेल लाइन है, मतलब जिससे पेट्रोल भेजा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति टन किलोमीटर कुल भार का 17% भाग पाइपलाइनों द्वारा जाया जाता है। तरल पदार्थों, गैसों, जल, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस अबाधित रूप से प्रवाह के लिए पाइपलाइनों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ होता है इसका उपयोग? यूरोप, रूस, पश्चिम एशिया और भारत में पाइपलाइनों का प्रयोग तेल के कुओं को तेल परिष्कृतशालाओं और पत्तनों अथवा घरेलू बाजारों से जोड़ने के लिए किया गया है। मध्य एशिया में स्थित तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन को ईरान और चीन के कुछ भागों तक बढ़ाया गया है। प्रस्तावित ईरान भारत वाया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विश्व में सर्वाधिक लंबी होगी। ये जो आपको ये तरल पाइपलाइनों के लिए जहाँ जहाँ से जहाँ हुई है उनका चित्र इसमें दिया गया है। अब और ये देखो, ये पाइपलाइनें इस ढंग से बिछाई जाती हैं। यूक्रेन में प्राकृतिक गैस का परिवहन करती पाइपलाइन है। अब जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण है आधुनिक जगत का आविष्कार संचार साधन के बारे में। लंबी दूरियों के संचार हेतु मनुष्य ने अनेक विधियों का प्रयोग किया, जिनमें से टेलीग्राफ और टेलीफोन महत्वपूर्ण है। टेलीग्राफ पश्चिम में अमेरिका के उपनिवेशवाद का साधन बना। आरंभिक और मध्य 20वीं शताब्दी के दौरान अमेरिकी टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी का संयुक्त राज्य अमेरिका के टेलीफोन उद्योग पर एकाधिकार था। वास्तव में टेलीफोन अमेरिका के नगरीकरण का एक क्रांतिक कारक बना। फर्मों ने अपने कार्यों को नगर स्थित मुख्यालयों पर केंद्रित कर दिया और अपने शाखा कार्यालय छोटे छोटे नगरों में खोल दिए। आज भी टेलीफोन सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाली विधा है। विकासशील देशों में उपग्रहों द्वारा संभव बनाया गया। सेल फोन का प्रयोग ग्रामीण संपर्क के लिए महत्वपूर्ण हो गया। आज विकास अद्भुत गति से हो रहा है। पहला प्रमुख साधन पारवेधन ऑप्टिक फाइबर तारों का प्रयोग होता है। बढ़ती स्पर्धा का सामना करती कंपनियों ने पूरे विश्व में ऑप्टिक तारों को समाविष्ट करने के लिए अपनी तांबे की तारों वाली प्रणालियों को उन्नत किया है। इसमें आंकड़ों का विशाल मात्राओं का तीव्रता से सुरक्षापूर्वक और लगभग त्रुटिहीन संप्रेषण संभव होता है। 1990 के दशक में सूचनाओं के अंकीकरण के साथ दूर संचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया। परिणाम स्वरूप एक समन्वित नेटवर्क बना, जिसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। आपको पूछा जाएगा इंटरनेट किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि इंटरनेट 1990 में दशक में सूचनाओं के अंकीकरण के साथ दूर संचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय होना परिणाम स्वरूप एक समन्वित नेटवर्क का बना, जिसे इंटरनेट नाम से जाना जाता है। अब जानेंगे उपग्रह संचार क्या है। आज इंटरनेट पृथ्वी पर सबसे विद्युतीय जाल के रूप में 100 से अधिक देशों के लगभग 1000 करोड़ लोगों को जोड़ता है। कितने लोगों को जोड़ता है? 1000 करोड़ लोगों को जोड़ता है। उपग्रहों ने मानव जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। आप हर समय मित्रों से फोन करने के लिए छोटे छोटे संदेश प्रेषित करने हेतु सेल फोन का प्रयोग करते हैं। केबिन, दूरदर्शन, टेलीविज़न पर लोकप्रिय कार्यक्रमों को देखते हैं। यह सब किससे संभव हुआ? उपग्रह संचार सेवा से संभव हुआ। आप टीवी पर बहुत अच्छे रंग बिरंगे कार्यक्रम देखते हैं ना, उत्साहवर्धक, वो सभी उपग्रह के माध्यम से ही हमें देखने मिलते हैं।
1970 से जब से संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पूर्वी सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी शोध किया गया, तब से उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने संचार तकनीकी क्षेत्र में एक नवीन युग का प्रारंभ किया। पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रहों के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के कारण अब ग्लोब के उन दूरस्थ भागों को जोड़ा गया जिनका यथास्थान सत्यापन सीमित था। मतलब अब क्या हो गया है, कृत्रिम उपग्रहों को छोड़ने से वायुमंडल में दूरस्थ जितने भी स्थान हैं उन्हें भी उसमें सम्मिलित कर लिया गया है। इस तकनीकी के प्रयोग द्वारा दूर के संदर्भ में संचार में लगने वाली इकाई मूल्य एवं समय में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित कर लिया गया है, जिसका तात्पर्य है 500 किलोमीटर की दूरी तक होने वाले संचार में लगने वाली लागत उपग्रह के द्वारा 5000 किलोमीटर की दूरी तक होने वाली संचार लागत के बराबर हो गई है। जो 500 किलोमीटर की दूरी पर लगती थी लागत, अब उपग्रह बन जाने से या छोड़े जाने से वायुमंडल में अब 5000 किलोमीटर की हो गई है, 500 की 5000। उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत ने भी बड़े कदम उठाए हैं। आर्यभट्ट पहला उपग्रह भारत का कौन सा है? आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1979 को, भास्कर 1 का 1979 में और रोहिणी का प्रक्षेपात 1980 में हुआ। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, आर्यभट्ट, भास्कर 1 और रोहिणी, ये भारत के उपग्रह हैं जो अलग अलग सन में छोड़े गए। 18 जून 1981 को एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट का प्रक्षेपण एरियन रॉकेट के द्वारा हुआ। भास्कर, चैलेंजर तथा इंटरनेट 1B ने लंबी दूरी के संचार, दूरदर्शन तथा रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बना दिया। आज दूरदर्शन के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी एक वरदान बन गई है। अब है साइबर स्पेस इंटरनेट। क्या है साइबर स्पेस इंटरनेट? साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है, यानी वायुमंडल के ऊपर है। यह वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जैसे इंटरनेट द्वारा आवृत है। सरल शब्दों में यह भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया है। क्या है साइबर? बिना मनुष्य के द्वारा शारीरिक संचलन के द्वारा कंप्यूटर पर सूचनाओं के भेजने की और प्राप्त करने की विद्युतीय अंकीय दुनिया है। इसे इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। साइबर स्पेस हर जगह विद्यमान है। यह किसी कार्यालय में, जल में, चलती नौका में, उड़ते जहाज़ों में और वास्तव में कहीं भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इंटरनेट, है ना। इस प्रकार हमने, और जिस गति से इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का विस्तार हुआ वह मानव इतिहास में अभूतपूर्व है। इंटरनेट प्रयोक्ता 1995 में 5 करोड़, 2000 से 40 करोड़ और 2010 में 200 करोड़ हैं। विगत कुछ वर्षों में वैश्विक प्रयोक्ताओं का संयुक्त राज्य अमेरिका से विकासशील देशों में स्थानांतरण हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोक्ताओं का प्रतिशत अंश 1995 में 66% रह गया और अब विश्व के अधिकांश प्रयोक्ता संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन और भारत में है। मतलब अपने यहाँ इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। जैसे कि करोड़ों लोग प्रतिवर्ष इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। साइबर स्पेस लोगों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस को ईमेल, ई वाणिज्य, ई शिक्षा और ई प्रशासन के माध्यम से विस्तृत करेगा। जो अब भविष्य की पढ़ाई होने वाली है वो ई शिक्षा के माध्यम से होने वाली है।
फैक्स, टेलीविज़न और रेडियो के साथ इंटरनेट समय और स्थल की सीमाओं को भी लांघते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। ये आधुनिक संचार प्रणालियां हैं जिन्होंने परिवहन से कहीं ज़्यादा वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार किया है। जैसे जैसे तकनीकी का विकास होता जा रहा है तथा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इस पर लगाए गए प्रतिबंध समाप्त हो रहे हैं, निजी व्यावसायिक कंपनियां, शैक्षणिक संस्थान तथा संस्कार द्वारा इन सूचनाओं तथा उपग्रह चित्रों का उपयोग असैनिक क्षेत्रों जैसे नगरीय नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, वन विनाश से प्रभावित क्षेत्रों को ढूंढना तथा सैकड़ों भौतिक प्रतिरूपों एवं प्रक्रमों को पहचानने हेतु किया जाएगा। इस प्रकार आपने जाना आज के परिवहन एवं संचार साधन को, और इससे संबंधित अब हम प्रश्नों को हल करेंगे क्रमशः आगे के पाठ में। धन्यवाद।